हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं यहाँ पर 2024-25 का। ठीक है, आप सभी का मॉडल क्वेश्चन पेपर कल शाम को ही जारी हो गया था और मैंने मॉडल पेपर टेलीग्राम ग्रुप में सेंड भी कर दिया है। आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ आप लोग जाइए और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने इंग्लिश कोर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर का सोल्व करा दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का देखने वाले हैं क्लास 12th का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फुल मार्क्स आपका कितना रहेगा, तो 70 रहेगा। 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 3 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, यानी कि सामान्य निर्देश को पढ़ते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहेगा। देखिए यहाँ पर कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो कुल 48 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 48 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि A, B, C और D सेक्शन रहेगा, मतलब कि 4 खंड रहेगा। ठीक है, कुल 48 क्वेश्चन रहेंगे 4 सेक्शन में करके। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्शन ए की, यानी कि खंड ए की। तो इसमें कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि MCQ टाइप के कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक एक नंबर के 25 क्वेश्चन, मतलब कि 25 नंबर के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 34 तक आपका सेक्शन बी में रहेगा और ये आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कितने? 1 मार्क्स वाले। ठीक है, आपको एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में आपको आंसर देना होगा। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 42 तक ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, इसका मीडियम में आपको आंसर लिखना है। इसके बाद लास्ट में आपका रहेगा सेक्शन डी, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 48 तक रहेगा और ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और आप सभी को इसका आंसर लंबा लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया कि किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है फिजिक्स का और कितने आपको टाइमिंग मिलेंगे, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो चलिए बिना देरी किए आप शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपको फुल एक्सप्लेन भी करेंगे जितना यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। तो देखिए, मैं आंसर तो डायरेक्टली बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझिए। यहाँ पर हम लोग एक क्या करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा, यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए ये है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र और इसमें एक क्या रख देते हैं हम लोग, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पर होता है। मान लीजिए ये हो गया हमारा पॉजिटिव और यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया नेगेटिव, इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा डाइपोल। तो वही बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत द्विध्रुव को, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो यह क्या अनुभव करेगा। तो देखिए ये रोटेट होगा। ठीक है, ये रोटेट होगा, मतलब ये ऐसे जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये रोटेट होगा। मतलब कि ये क्या अनुभव करेगा, बल आघूर्ण अनुभव करेगा। क्या? टॉर्क अनुभव करेगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, और टॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक बल आघूर्ण। यहाँ पर कोई भी बल नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये घूर्णन करेगा और घूर्णन के कारण यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न होगा, यानी कि बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पर एफ फोर्स लगाते हैं और ये सेपरेट है डी डिस्टेंस के साथ। इफ चार्जेस आर डबल्ड, तो चार्ज को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको भी डबल किया जा रहा है। देन फोर्सेज, तब आपको बताना है कि फोर्स क्या होगा। हिंदी में भी देख लीजिए। दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। ठीक है, दो मतलब आवेश वाले गोले हैं और डी दूरी पर है और एक दूसरे पर एफ बल लगा रहे हैं। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दुगनी दुगनी कर दी जाए तो बल होगा। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये है दो, यहाँ पर मतलब आवेश वाले गोले हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये हो गया क्यू
अच्छा Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है D। तो अभी इन पर कितना फोर्स लगेगा, अभी अगर इन पर फोर्स बात करें तो F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में यहाँ पर D स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है कि इसको भी डबल कर दे रहे हैं, मतलब कि चार्ज को डबल कर दे रहे हैं और इसके बीच का डिस्टेंस को भी डबल कर दे रहे हैं, तब F क्या होगा, तो उसको हम लोग F डैश से डिनोट कर रहे हैं। F डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा, K को ऐसे रख दीजिए और यहाँ पर Q1 की जगह पर आ जाएगा 2Q1 और Q2 की जगह पर आ जाएगा 2Q2 और अपॉन में यहाँ पर D की जगह पर में आ जाएगा 2D यानी कि 2D का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 4K Q1 Q2 अपॉन में नीचे जाएगा 4D स्क्वायर, तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल और ये ऑटोमेटिकली मतलब कि बचेगा क्या, K Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर ही बचेगा जो कि F के इक्वल ही है, मतलब कि F डैश किसके इक्वल आएगा, F के इक्वल ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सिंपल सा मतलब कंडीशन आपको दे रखा था, पहला स्थिति में Q1 था, Q2 था, D था और दूसरा स्थिति में चार्ज को भी डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखें तो 4 से 4 कैंसिल हो गया जो कि F के इक्वल ही आ गया। आई होप कि बेटर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन 3 नंबर वाला, क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहा है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थित वैद्युत विभव होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर प्लस Q लिख देते हैं और यहाँ पर माइनस Q लिख देते हैं। ठीक है, और जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं यहाँ पर डिनोट नहीं कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक, तो ये वाला मान लीजिए हमारा ये है, बीच बीच में रहेगा ये लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक पर स्थित विभव होता है, तो यहाँ पर ये विभव पूछ रहा है, जहाँ पर ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर विभव पूछ रहा है। तो देखिए ये हमारा लंब समद्विभाजक वाला है और ये केस आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। देखिए इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन में आपको जब 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो वहाँ पर आपको डेरिवेशन करा दूंगा कि एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो क्यों आता है। फिलहाल तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर वाला पर अगर आपसे पूछे विद्युत विभव तो ये शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन, तो किसका कैपेसिटी, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी इंक्रीज कब होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, देख लीजिए, और हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए। समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता बढ़ जाती है जब, तो कब बढ़ती है, इसको समझिएगा। सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की क्षमता का फॉर्मूला देखिए, ये होता है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। A यहाँ पर क्षेत्रफल है, D यहाँ पर ये दूरी है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, एक मिनट, हाँ D यहाँ पर दूरी है और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बोल सकते हैं कि नियतांक है। तो देखिए अब पूछ रहा है कि एक्चुअली में ये C बढ़ेगा कब, यहाँ पर आपको ये बताना। देखिए या तो D को हम लोग कम कर दे, या तो हम लोग D को कम कर दे तो C बढ़ेगा, या फिर A को हम लोग बढ़ा दे तब भी C बढ़ेगा। मतलब कि 2 कंडीशन में हमारा यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की क्षमता बढ़ सकती है, या तो हम लोग एरिया को बढ़ा दे या फिर हम लोग डिस्टेंस को कम कर दे। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। पट्टिका का क्षेत्रफल कम हो जाता है, नहीं, कम होगा तो फिर यहाँ पर क्षमता भी कम हो जाएगा। फिर है पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, हाँ बढ़ेगा तो फिर क्षमता बढ़ेगा, अच्छी बात है। पट्टिका के बीच दूरी, नहीं, दूरी बढ़ जाती है तो बढ़ेगा तो फिर ये घट जाएगा, घटेगी तो बढ़ेगा, हाँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका बी करेक्ट। जब हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे मतलब कि क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तब हमारा क्षमता भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए। चलिए 5वां नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। देखिए किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक तो हो गया आपका जंक्शन रूल और एक होता है लूप रूल। ठीक है, जंक्शन रूल को बोलते हैं हम लोग संधि का नियम और एक होता है हमारा लूप नियम। ठीक है,
ये दो नियम होता है। हमसे पूछ रहा है कि जो संधि नियम होता है ना, यानी कि जो जंक्शन रूल होता है ना, ये किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। मतलब कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये एक जंक्शन आया, एक ये आया, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया हमारा जंक्शन। ये दो तरह से आया और यहाँ पर हो गया जंक्शन, और यहाँ से एक ही निकल रहा है। मान लीजिए इधर से 2Q आया और यहाँ से भी 2Q आया, तो यहाँ से फिर ये 4Q निकलेगा। मतलब आने वाली यहाँ पर जो भी है बोल लीजिए वो जाने वाली के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए अगला है 6 नंबर वाला क्वेश्चन। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, यानी कि किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और रो देखिए आपका तो एक पदार्थ के मटेरियल पर, ठीक है, पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब कि मटेरियल ऑफ द यहाँ पर मतलब कि मटेरियल पर डिपेंड करेगा, पदार्थ पर, और आपका डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको तापमान। क्या? तापमान। तो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, या तो पदार्थ पर या तापमान पर। अब हमको दिया क्या है? लंबाई पर नहीं। अनुप्रस्थ काट यानी कि ये क्षेत्रफल हो गया मान के चलिए, तो ये भी नहीं। तापमान पर डिपेंड करेगा, हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए फाइनल बोर्ड एग्जाम में टेम्परेचर को हटा करके यहाँ पर पदार्थ की मतलब मटेरियल दे दे, तो फिर उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर वाला है अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, एक गतिमान चार्ज उत्पन्न करता है। मतलब कि एक चार्ज है लेकिन वो गतिमान है, ठीक है। तो गतिमान चार्ज क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, आई होप उसमें आपको इसको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। चार्ज जब स्थिर होता है तो क्या उत्पन्न होता है? एक समान गति से चलता है तो क्या उत्पन्न होता है? जब यही मतलब त्वरित होगा तो क्या उत्पन्न होगा? ये सारा कुछ आपको पढ़ना होता है। फिलहाल इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है। हिंदी में वही दिया गया है। इसके बाद 8वां नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट वाज डिस्कवर्ड बाय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो देखिए आई होप कि चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले आपको यही पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। तो जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है ना, इसकी खोज ऑर्स्टेड ने की थी। और जब आप लोग चैप्टर खोलिएगा तो सबसे पहले आपको ऑर्स्टेड का प्रयोग ही देखने को मिलेगा। और ऑर्स्टेड का प्रयोग यानी कि ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट भी पूछ लेता है एग्जाम में जैक बोर्ड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज है ये ऑर्स्टेड ने किया था। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। अ मैग्नेटिक नीडल इज कीप इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह अनुभव करता है, ठीक है। असमान चुंबकीय क्षेत्र है मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये क्या अनुभव करेगा आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। एक चुंबकीय सुई है, इसको समान में न रख करके एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो यह क्या क्या अनुभव करेगा? यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है। चारों ऑप्शन को आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं इसको हाँ अब देखिए आप लोग, तो देखिए इसका आंसर क्या जगह? इसका आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक बल और एक बल आघूर्ण, यहाँ पर ये दोनों अनुभव करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मतलब कोई सुई है, इसको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, तो फिर बल और बल आघूर्ण यहाँ पर दोनों ये अनुभव करेगा, मतलब कि एक्सपीरियंस करेगा। इसके बाद 10th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, निम्न में से किसके लिए चुंबकीय सुग्राहिता मतलब कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऋणात्मक है? तो देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं काय से, ठीक है। इसको हम लोग काय से डिनोट करते हैं, और इसमें 2 कंडीशन होता है, एक यहाँ पर नेगेटिव वाला कंडीशन और एक पॉजिटिव वाला कंडीशन। तो नेगेटिव जब ये नेगेटिव होगा तो ये होगा क्या? ये होगा आपका डायामैग्नेटिक। क्या? डायामैग्नेटिक। और जब ये पॉजिटिव होगा तो फिर ये पायरा भी हो सकता है, मतलब कि पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, और फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है, ठीक है। और जो जैक बोर्ड है ना, ज़्यादातर ये डायामैग्नेटिक वाला ही केस पूछता है। देखिए यहाँ पर ये पूछा भी है, निम्न में से किसके लिए चुंबकीय सुग्राहिता ऋणात्मक होती है? तो डायामैग्नेटिक के लिए। तो डायामैग्नेटिक कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए यानी कि डायामैग्नेटिक के लिए ये हमारा नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव के लिए ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि पॉजिटिव वाला पूछ दे, इसलिए आप लोग उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। लेंज लॉ इज अकॉर्डेंस विथ,
तो लेंज का नियम निम्नलिखित के अनुसार होता है, तो किसके अनुसार होता है? ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो किसके अनुसार होता है? तो जो आपका लेंज नियम होता है ना, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जैक बोर्ड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, इसके अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बाद देख लीजिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट यानी कि स्व प्रेरण की इकाई है। स्व प्रेरण की इकाई क्या है? देखिए लास्ट ईयर का भी अगर आप लोग मॉडल पेपर देखेंगे ना, लास्ट ईयर का मॉडल पेपर मतलब कि 2024 वाला, तो उसमें भी ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जैक बोर्ड ने बहुत बार पूछा भी है। तो स्व प्रेरण की इकाई होता है हेनरी, जिसको कि हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एच से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चंस अगर ध्यान से नहीं पड़ेगा तो फिर आप लोग गलती कर सकते हैं। डीसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात क्या है? किसके लिए? डीसी के लिए। तो देखिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, प्रतिघात का फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको एक्स सी से डिनोट करते हैं। किससे? एक्स सी से। और एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई एफ। एफ यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है और सी हमारा यहाँ पर कैपेसिटर है। ठीक है, तो 2 पाई एफ सी ये होता है। अब देखिए हमसे पूछा किसके लिए? डीसी सर्किट के लिए पूछा है। और डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है मतलब कि एफ है, ये कितना होता है? ये होता है 0। तो अगर यहाँ पर हम लोग एफ की जगह पर 0 रखते हैं तो फिर ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, मतलब कि 1/0। और 1/0 क्या होता है? आप सभी को पता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा? ये आपका जाएगा इन्फिनाइट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में है, अनंत। आई होप कि बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, यानी कि स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर का परिवर्तन अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक मतलब पिक्चर टाइप का बनाता हूँ, देखिएगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर और इसमें ये कुछ इस तरह का होता है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये होता है आपका NP यानी कि ये इनपुट होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा NS मतलब कि बाद वाला है, प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। ठीक है, इधर से प्राइमरी है आपका और इधर से ये हमारा सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो इस तरह का रहता है आपका। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात। तो स्टेप अप जो ट्रांसफर का परिवर्तन अनुपात होता है ना, ये होता है आपका क्या हो जाएगा? NS, एक मिनट, हाँ, NS अपॉन में हो जाएगा NP, जो कि किसके मतलब कि 1 से ये ज़्यादा होगा। तो 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का जो परिवर्तन अनुपात होता है ये 1 से अधिक होता है, यानी कि NS मतलब कि सेकेंडरी अपॉन में प्राइमरी का जो मान होता है ये कितना होता है? 1 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है, सूटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। ठीक है, तो डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए क्या सूटेबल है? तो आप लोग सुने होंगे RO का पानी, और सुने कि आप लोग पीते भी होंगे। ठीक है, तो RO का पानी जो आप लोग पीते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपके आसपास कहीं अगर RO का फिल्टर लगा होगा तो वहाँ पर अगर आप लोग देखे होंगे ध्यान से तो उसमें होता है ROUV। क्या होता है? ROUV मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है इसमें पैरावैग्निक किरणें होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 16 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स हैज मिनिमम वेव लेंथ। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है ना, तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? औरक्त किरणें का, या फिर पाराबैंगनी किरणें का, या फिर गामा किरणें का, या फिर एक्सरे का। तो न्यूनतम हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम होगी। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम होता है हमारा गामा किरणें का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका डी। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा अगर मिनिमम की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा गामा किरणें। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गामा। ठीक है, और ये अगर लैम्डा मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर फिर आ जाएगा रेडियो एक्टिव जो भी होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 17 नंबर वाला, क्या है?
द इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा ऐसा। तो इसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है ना, ये कैसा होता है, मान लीजिए ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ और मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट। तो जो एक मिनट, माइक्रोस्कोप, हाँ मान लीजिए ये हमारा वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब आपको इससे बड़ा देखने को मिलेगा। और ये प्रतिबिंब हमेशा आपको काल्पनिक देखने को मिलेगा, रियल नहीं होता है, बड़ा होता है लेकिन काल्पनिक होता है। तो माइक्रो सूक्ष्मदर्शी का ये होता है मतलब फंडा, ठीक है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो है ये क्या होगा, काल्पनिक होगा, वह सीधा होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। द इमेज फॉर्म बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इमेजिनरी एंड इरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 18 नंबर वाला देखिए क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप आर एफ एंड स्मॉल एफ रेस्पेक्टिवली। तो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ है, ठीक है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज, तो मैग्नीफाइंग क्या निकालना है, पावर निकालना। तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हिंदी में ही सबसे पहले देख लीजिए, किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः कैपिटल एफ और स्मॉल एफ है दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता। तो देखिए आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्नीफाइंग पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये होता है एम इज इक्वल टू, स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं, ये होता है एफ ओ यानी कि फोकल लेंथ ऑफ, यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ क्या आई पीस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब देखिए फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का कितना है, कैपिटल एफ है ना, हाँ कैपिटल एफ है, और इसका कितना है, इसका है स्मॉल एफ। तो कैपिटल एफ अपॉन में स्मॉल एफ, ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है कि यहाँ पर कैपिटल एफ स्मॉल एफ ना दे करके कोई वैल्यू दे दे, तो फिर आप लोग बस उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार, मान लीजिए कोई प्रकाश है उसका अगर हमको विवर्तन कराना है तो उसके अवरोधक का आकार क्या होना चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिगर से समझाता हूँ। मान लीजिए ये है हमारा प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे जो नीडल होता है ना, नीडल जो नीडल होता है, इसका ऊपर का जो मतलब पोर्शन होता है ये बहुत ही पतला होता है। तो बस उसी टाइप का यहाँ पर चाहिए, जिससे कि ये वाला क्या होगा, ये वाला बैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला मतलब ये जो प्रकाश ये बैंड हो जाएगा, और इसी बैंड होना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, चार ऑप्शन को एक बार देखते हैं। क्या बोल रहा है, पहला बी मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, फिर बोल रहा है बी मच स्मॉलर, फिर बोल रहा है बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। यानी कि उसी के बराबर होता है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, यानी कि प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य की कोटि है उसी कोटि के समान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द फिनोमेना बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स, ठीक है। वह परिघटना जिसमें प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, तो उस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। वह परिघटना जिससे प्रकाश तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, मतलब कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे लहराते हुए। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है ध्रुवण के कारण, यानी कि पोलराइजेशन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसके बाद देखिए 21 नंबर वाला, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा, बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, यानी कि प्लैंक नियतांक की बीमा है। तो यहाँ पर समझिए, मैं आपको एक वैल्यू बता रहा हूँ, इसी वैल्यू से सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। हम लोग प्लैंक नियतांक को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻24 और यूनिट होता है जूल सेकेंड। अब इसी जूल सेकेंड से हम लोग इसका बीमा यानी कि डायमेंशन निकालते हैं। देखिए जूल यहाँ पर ये किसका मतलब यूनिट होता है, ये होता है वर्क का, किसका, वर्क का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्क, और इनटू में है हमारा यहाँ पर सेकंड, तो सेकंड किसका होता है, ये होता है टाइम का, ठीक है, टाइम का। और वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क ये होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस के, यानी कि एफ इंटू में यहाँ पर डी लिख देता हूँ, और यहाँ पर टी तो है ही, यानी कि टाइम तो है ही। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम, ये आएगा हमारा बीमा। तो
बल दूरी समय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बल गुने दूरी गुने समय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए यहाँ पर 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसाइड्स ऑफ, परमाणु के नाभिक में होते हैं। मैं यहाँ पर बताता हूँ, मतलब बनाता हूँ। मान लीजिए है परमाणु और यहाँ पर है मान लीजिए यहाँ पर है नाभिक। तो इस परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए नाभिक में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटॉन देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो नाभिक में हमसे पूछा है, इसीलिए क्या आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि हमसे नाभिक में पूछा था। इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षक में चक्कर लगाता रहता है। इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए If a radioactive atom emits gamma radiation, its atomic number. If a radioactive atom emits gamma radiation, its atomic number. तो एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। अगर गामा रेडिएशन ये क्या करता है, इमिट्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा, हाँ यहाँ पर देखिए। और हिंदी में क्वेश्चन देखिए, यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु क्रमांक होगा। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है X, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक है Z और परमाणु भार है A, और इसने गामा किरण, ठीक है, गामा किरण छोड़ा, ठीक है, गामा रे, ठीक है, तब क्या होगा, तो सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि परमाणु क्रमांक वही रहेगा, तो नहीं बदलता है, रिमेन अनचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका यहाँ पर अर्धचालक वाले चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड। पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि होती है। देखिए दो टाइप के अर्धचालक होते हैं, एक तो होता है हमारा पी टाइप और एक होता है हमारा एन टाइप, ठीक है, एन टाइप। तो जो पी टाइप अर्धचालक होता है इसमें त्रिसंयोजक, क्या, त्रिसंयोजक, ठीक है, त्रिसंयोजक। और जो एन टाइप होता है इसमें पंच संयोजक, क्या, पंच संयोजक। मतलब कि पी टाइप वाले में ट्री वैलेंसी और एन टाइप वाले में 5 वैलेंसी होता है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा किसके लिए है, पी टाइप के लिए, तो संयोजकता 3 की, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 3 संयोजकता रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिव का, जो कि है 25 नंबर वाला, क्या है, देखिए यहाँ पर द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट्स ऑफ, यानी कि पीएन संधि डायोड के हाशिद परत में होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार बनाता हूँ, ठीक है, पीएन संधि डायोड यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, कुछ एक मिनट, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं पीएन, तो यहाँ पर ये नेगेटिव 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 और इधर आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और ये आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ और आप लोग नहीं समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, आयन होते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाशी परत। ये वाला जो पूरा होता है ना, ये पूरा को हम लोग हाशी परत बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है कि पीएन संधि डायोड के हाशी परत में होते हैं तो क्या होगा, केवल इलेक्ट्रॉन या फिर केवल रिक्तियाँ, या फिर इलेक्ट्रॉन और रिक्तियाँ दोनों, या फिर न इलेक्ट्रॉन न रिक्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, न इलेक्ट्रॉन और न ही रिक्तियाँ, नाइदर इलेक्ट्रॉन और नॉर होल्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको सोल्व करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ऐसे ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। कहीं पर किसी भी तरह का कोई अगर आपको साउंड सुनने को मिला होगा तो होता रहता है, कोई बात नहीं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सारा सब्जेक्ट का आपको ऐसे ही सोल्यूशन मिलेगा और प्लस में आपको आर्ट्स का भी सोल्यूशन मिलेगा। आर्ट्स के यहाँ पर एक टीचर हैं जो कि आपको सोल्यूशन करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।